देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो लोग साल 2026 में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से परमानेंट बेसिस की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला बुनियादी सवाल ये है कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो सिलेक्शन होगा वो एपीआई स्कोर प्लस आपका इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है, जो कि डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। ठीक है ना। एपीआई के माध्यम से आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं उसे, स्क्रीनिंग होगी और आपका जो फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा वो इंटरव्यू डिसाइड करेगा। ठीक है ना। तो दोनों ही चीज़ों की मतलब अपनी अपनी जगह वैल्यू है। एपीआई स्कोर में अगर आपका नंबर अच्छा होगा तो आपको चांस मिलेगा इंटरव्यू में बैठने का। अब इंटरव्यू में आपकी मतलब परफॉर्मेंस कैसी रहती है वो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। तो पूरी बात करेंगे, सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले बुनियादी सवाल ये है कि यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर सैलरी, क्योंकि ये परमानेंट बेसिस के असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी है, तो यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 10 की वैकेंसी होने वाली है, जिसमें 57,700 और इसमें जितनी भी अलाउंस वगैरह हैं वो सारी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। तो लगभग लगभग 1,10,000 या 1,15,000 के लगभग लगभग समथिंग आपकी जो है सैलरी हो जाएगी। ठीक है ना। ये सैलरी की रेंज है, आप देख सकते हैं। परमानेंट बेसिस की ये वैकेंसी होने वाली है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि एपीआई स्कोर कैसे चेक करते हैं, तो एपीआई स्कोर बहुत सारे कैंडिडेट को मालूम है, मैं अक्सर बताता रहता हूँ अपनी वीडियो में। जिन लोगों को मालूम है वो आगे की वीडियो देख लें, जिन्हें नहीं पता है वो सुन लें, गौर से सुन लें, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने स्नातक कर रखा है, ठीक है ना मतलब आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसमें आपकी 80% थी या उससे ज़्यादा थी तो उसके 15 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स या नंबर आपको मिलते हैं। जैसे 60 और 80 वालों को 13 नंबर मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको चेक करना है। और अगर आपने जैसे पीजी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, तो उसमें 80% या उससे ज़्यादा है आपकी परसेंटेज, तो उसमें 25 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाते हैं। और इसी तरीके से अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से आपको नंबर मिल जाते हैं, वो चेक कर लेना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, ताकि हम आपको राय मशवरा दे सकें कि यहाँ पर आपको अप्लाई करना सही भी रहेगा या फिर नहीं रहेगा। क्योंकि होता ये है कि यहाँ पर फीस भी रहती है, सारी चीज़ें हैं, और आपको इंटरव्यू के लिए जाना भी पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपना एपीआई स्कोर ज़रूर से बता देना। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपने एमफिल कर रखा है, तो एमफिल में 60% थी या उससे ज़्यादा थी तो उसके 7 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो पीएचडी के खाली पीएचडी के ही आपको 30 नंबर मिल जाते हैं। जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर रखा है, जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो 7 नंबर इसके भी मिल जाते हैं। और अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो नेट के 5 नंबर मिलते हैं। और अगर आपने सेट क्वालिफाई कर रखा है तो सेट के 3 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से अगर आपने शोध प्रकाशन मतलब रिसर्च पेपर पब्लिकेशन आपने करवाए हैं, तो हर एक पेपर के 2 नंबर मिलते हैं। मैक्सिमम आपको 10 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास शिक्षण या फिर पोस्ट डॉक्टरल अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो हर एक साल का 2 नंबर मिलता है। मैक्सिमम 10 नंबर आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं। चलिए, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है ना, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। पुरस्कार की अगर हम बात करें, जो अवार्ड है, तो अवार्ड कैटेगरी में जैसे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के अवार्ड हैं तो 3 नंबर मिल जाते हैं। वहीं अगर आपके पास स्टेट लेवल के अवार्ड हैं तो उसमें 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एमफिल और पीएचडी अगर आपने दोनों भी कर रखे हैं तो 30 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, अधिकतम 30 नंबर आपको मिल सकते हैं। अब कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर रखा है, नेट भी अलग से क्वालिफाई कर रखा है और सेट भी क्वालिफाई कर रखा है, तब भी 7 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे मैक्सिमम। ठीक है ना। अवार्ड कैटेगरी में मैक्सिमम 3 नंबर मिल सकते हैं, भले ही आपके पास नेशनल, इंटरनेशनल और इंडियन सारे ही हों। ठीक है ना। या फिर स्टेट लेवल भी हो, तब भी 3 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। शैक्षणिक प्राप्तांक मतलब आपका जो एकेडमिक है उसके 80 नंबर रहेंगे और आपका जो रिसर्च पेपर पब्लिकेशन है उसके 10 नंबर रहने वाले हैं।
और शिक्षण अनुभव के यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस के 10 नंबर रहने वाले हैं। तो इस तरह से अगर हम एपीआई स्कोर को देखें तो ये 100 में से आपका कैलकुलेट किया जाता है एपीआई स्कोर। अब आपका सवाल ये होगा कि सर अगर हम जनरल कैटेगरी में आते हैं तो कितना एपीआई स्कोर होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए? तो भाई मिनिमम यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी अपना अपना अलग अलग चलाती हैं, लेकिन एक जो जनरल यूजीसी ने गाइड किया है वो कम से कम आपका 60 होना चाहिए एपीआई स्कोर, ठीक है ना। इतना तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है ना। अब जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पर 55 भी मांगा जाता है जनरल वालों का एपीआई स्कोर। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपना एपीआई स्कोर, ठीक है ना। अब एपीआई स्कोर जिसका जितना ज़्यादा होगा उसके उतने चांसेस होंगे, उन्हें बुलाया जाएगा किस में, इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो गई तो फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन कौन सकता है। तो पहली बात तो ये है कि आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। मास्टर डिग्री मतलब पीजी कंप्लीट हो जानी चाहिए, कम से कम 55% आपके होने चाहिए जनरल कैंडिडेट वालों के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% पर भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है ना। वहीं ये तो मास्टर डिग्री से रिलेटेड बात हो गई। इसके अलावा आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए, या फिर स्टेट लेवल सेट होना चाहिए, या फिर पीएचडी होनी चाहिए। या तो नेट या सेट या फिर पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब जो सेट से रिलेटेड मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सेट जो है ना वो खाली स्टेट लेवल उसकी एलिजिबिलिटी होती है। तो जिस स्टेट में वैकेंसी निकली है उस स्टेट में ही सेट की वैल्यू होती है, अदर स्टेट में सेट की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो भाई पीएचडी आपकी रेगुलर मोड की होनी चाहिए और कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उसे वेरीफाई किया हो आपके पीएचडी को, ठीक है। तो ये भी समझने वाला पॉइंट है। एंड ओपन पीएचडी वाइवा वॉइस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंडक्टेड हो जाना चाहिए एट द टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कैंडिडेट हैज पब्लिश 2 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, कम से कम आपने 2 तो पेपर पब्लिश कराए हों, ठीक है ना। और उसमें से एक पेपर आपका यूजीसी के केयर लिस्टेड जर्नल में होना चाहिए, ओके। द कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर, और कम से कम 2 पेपर आपने प्रेजेंट भी किए हों। कहां पर? कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के अंदर, जो कि सपोर्टेड और स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए यूजीसी या फिर आईसीएसएसआर या फिर सीएसआईआर के जरिए, ठीक है ना। ऐसे ही कोई एमए करा देते हैं लोग, वो सारी चीजें नहीं मानी जाती हैं। खास करके यूजीसी और आईसीएसएसआर या फिर सीएसआईआर से स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए, वो कॉन्फ्रेंस मानी जाएगी। तो ये भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए और भी पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये जो वैकेंसी आई हुई है, ये आपकी वैकेंसी आई हुई है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। और ये नेक ने इसे ए ग्रेड दिया है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और ये इसका एड्रेस दे रखा है, ठीक है ना, शिमला में है, ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। इसके अलावा यहाँ पर ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट भी दे रखी है। अभी यहाँ पर ओपनिंग डेट दे रखी है 11/8/2026 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? तो भाई ये डेट दे रखी है, लास्ट क्लोजिंग डेट है 7/9/2026। अच्छा खासा टाइम पीरियड इन्होंने दिया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और यहाँ ये जो लिंक है ना, इससे ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अच्छा, ये भी बात हो गई। इसके अलावा यहाँ पर ये भी हम देख लेते हैं कि भाई किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। तो देखिए, साइकोलॉजी में यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 3 वैकेंसी हैं, हिस्ट्री में देख सकते हैं 2 वैकेंसी हैं, और लॉ डिपार्टमेंट से 2 वैकेंसी निकली है। कॉमर्स में आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी हैं, फिजिक्स में यहाँ पर 2 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में ठीक ठाक है 4 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी मेंशन कर रखी है वैकेंसी। तो यहाँ पर आपको ये गौर करना है, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो जनरल वाली वैकेंसी पर ही अप्लाई कर पाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की वैकेंसी है, ज्योग्राफी में वैकेंसी है, संस्कृत में टोटल 4 वैकेंसी हैं, जिसमें आप देख लेना यहाँ पर डिवाइड कर रखी है इन्होंने कैटेगरी वाइज। हिमाचल प्रदेश रीजनल सेंटर धर्मशाला में भी वैकेंसी है, 2 वैकेंसी लॉ डिपार्टमेंट से। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूआईटी एचपी यूनिवर्सिटी शिमला, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में 2 वैकेंसी हैं, यहाँ पर ये भी देख लेना आप। और ये कुछ इनके जो शॉर्ट फॉर्म है वो दे रखी हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पर आप देख लेना, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दे रखी हैं, एब्रीविएशन वो चेक कर लेना। अच्छा, क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दी। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए फ़ीस भी है, फ़ीस भी इन्होंने काफ़ी हाई रख रखी है, वो इनका अपना मैटर है पर्सनल, वो आप देख लेना यहाँ पर, ठीक है ना।
फीस अब कैसे आपको सबमिट करनी है, तो देखिए ऑनलाइन आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई या नेट बैंकिंग से आपको करना है। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा हाँ देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% इन द इंटरव्यू कंपोनेंट। इंटरव्यू कंपोनेंट में कम से कम 50% तो आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 45% कम से कम आपको इंटरव्यू में लाने पड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। अच्छा, कोई अगर हाँ ये अप्लाई कैसे करना है ये भी समझ लीजिए। देखिए, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप राइट डाउन यूजर आईडी एंड पासवर्ड एज सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें कहीं पर लिख के रख लेना फॉर फ्यूचर यूज़, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं और लैपटॉप या फिर मोबाइल में से फॉरगेट हो जाती है, तो इस चीज़ को लिख लेना कहीं पर, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, पहले जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकलवाना है और उसमें जो भी ज़रूरी नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं वो सारी चीज़ें उसमें अटैच करनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो आप जैसे पीएचडी वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कराए हैं, तो वो अपने पब्लिकेशन का भी इसमें फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख सकते हैं आप। हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी है यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर, और इसका भी टाइम पीरियड इन्होंने दे रखा है, ये हैगा, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेना इस टाइम पीरियड को। और चलिए ये बात हो गई। हाँ, एक चीज़ और है कि ये वाला जो फॉर्म है ना, ये पहले भी निकला था इनका, तो जिन्होंने पहले अप्लाई कर चुके हैं उन्हें दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उनको फ़ीस नहीं जमा करनी है क्योंकि वो एग्जम्पशन में आते हैं, फ़ीस एग्जम्पशन में आते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आप जैसे आएंगे तो एडवर्टीज़मेंट में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये एडवर्टीज़मेंट है, यहाँ पर आपको जाना है और यहीं से देखिए अप्लाई भी करने का ऑप्शन आ रहा है। देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन साइन इन, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना नाम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, फादर नेम, ईमेल यहाँ पर लिखना है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ सेलेक्ट करनी है। इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहीं से आपको अप्लाई भी करना है, मैंने आपको अप्लाई करना भी बता दिया, यहीं से आपको अप्लाई भी करना है। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और नोटिफिकेशन भी आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो ये आपका चैनल है रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है। कमेंट सेक्शन में आइएगा और तमीज़ के दायरे में कोई भी सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब मिलेगा।